हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी उत्थान यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे हम एक सीरीज़ पढ़ रहे थे जिसमें कि मैं आपको 12th की इंग्लिश बुक की सारी समरीज करा रही थी और मैंने इसमें आपको समरी के इम्पोर्टेंस भी बताया है। तो इसके पहले मैं आपको कुछ समरी दे चुकी हूँ, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि समरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये पाँच पोइट्री से और 5 ब्रॉड सेक्शन से 10 नंबर आपको डायरेक्ट दिलाती है। इसके साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल कर आते हैं और इससे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में भी काफ़ी मदद मिलती है और साथ ही एक्सप्लेनेशन में भी। तो समरी को ज़रूर करके जाएं। तो मैं इधर वीडियो थोड़ा आपको लेट दे रही हूँ क्योंकि मेरे भी पेपर चल रहे हैं, तो मैं इसे जल्द ही कंटिन्यू कर दूँगी, तो आप लोग इसे देखते रहें। तो आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको वो है द सोल्जर। आपने अपने चैप्टर में देखा होगा कि आपकी पोएट्री सेक्शन का एक पार्ट है द सोल्जर। सोल्जर का मतलब क्या होता है? सैनिक। वो सैनिक चाहे किसी भी देश का, वो भारत का हो, इंग्लैंड का हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी देश का हो, सोल्जर का मतलब सैनिक होता है। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? तो एक सैनिक के बारे में। इसमें जो पोएट है वो खुद एक सैनिक है, एक सोल्जर है, और वो फाइट करते हुए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। जब वो बैटल में जाते हैं, युद्ध के मैदान में, तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और उसी को अपने पन्नों पर पोएट्री के रूप में उतारते हैं। तो उनकी ये जो पोएट्री है वो इनके डेथ के बाद पब्लिश हुई है और आज हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो एक एक बातों को समझेंगे और उसे आराम से लिखेंगे। 102 बार पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। द सोल्जर। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम। द सोल्जर जो है, आपको हमेशा द सोल्जर यानी कि जो टॉपिक का नाम लिखना है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। तो द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम। ये किस तरह का पोएम है? तो ये पैट्रियोटिक पोएम है। पैट्रियोटिक पोएम होने का मतलब है कि ये कैसा पोएम है? तो ये मतलब कह लीजिए आपका मातृ से रिलेटेड पोएम है, देशभक्ति पोएम है, इस तरह का पोएम है, मदरलैंड से रिलेटेड। तो इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा कंपोज किया गया है। अब यहाँ से हम लेखक के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो रूपर्ट ब्रूक वाज अ सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक क्या थे? तो ये एक सोल्जर थे। ही वाज अ ग्रेट पोएट। ये कैसे पोएट थे? ग्रेट पोएट है। आपको पता ही है कि जब भी हम लिखते हैं इसमें कवि के बारे में, तो उसमें हम ज़रूर दर्शाते हैं कि ही वाज अ फेमस पोएट, ही वाज अ पॉपुलर पोएट, ही वाज अ ग्रेट पोएट। इस तरह से हम उसमें चीज़ें लिखते हैं। ही वाज बॉर्न इन 1887 इन इंग्लैंड। इनका जन्म कब हुआ? तो 1887 में इंग्लैंड में हुआ। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो 1887 में। और कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी। ही फाउट फॉर इंग्लैंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। आपको पता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें ये इंग्लैंड के तरफ से लड़ाई कर रहे थे, यानी कि इंग्लैंड के तरफ से वार में शामिल थे। कौन? तो रूपर्ट ब्रूक। इन्होंने वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसमें इंग्लैंड की तरफ से भाग लिया था। एंड किल्ड इन दिस वार। और इसी वार में ये क्या हो गए? तो मारे गए। किल्ड इन दिस वार। यहाँ देखिए पेसिव वॉइस का यूज़ किया गया है। आपने ग्रामर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा कि कुछ चीज़ों में हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं जिसमें कि डायरेक्ट लिखते हैं और किसमें हम इनडायरेक्ट लिखते हैं। तो इसी में यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है, किल्ड इन दिस वार। मैं आपको बीच बीच में इसलिए बताती हूँ ताकि जब आप खुद से भी लिखें तो इन बातों का ध्यान रखें। इस तरह से आप एक ब्यूटीफुल यानी कह सकते हैं तो कैलीग्राफी का निर्माण कर सकते हैं। ही रोट 5 सोनेट्स। अब देखिए क्या है? तो ये सोनेट्स है। हम नीचे पढ़ेंगे पोएम के बारे में, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये आखिर में है क्या। तो ये सोनेट्स है। सोनेट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो आपने पढ़ा था तो वो भी सोनेट्स था। तो इसका मतलब है कि 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सोनेट कहते हैं। तो ही रोट 5 सोनेट्स। 5 सोनेट्स इन्होंने लिखा है अभी तक। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। यहाँ देखिए फिर वर्क्स आ गया। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि वर्क मीन्स काम होता है और वर्क मीन्स जो होता है वो साहित्य होता है, वो लेखन होता है। तो मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। इनका जो बहुत ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ वर्क्स था, मोस्ट ऑफ जो इनकी लेखन थी वो कब पब्लिश्ड हुआ? तो इनकी डेथ के बाद, क्योंकि ये जो है मारे गए थे युद्ध के मैदान में ही। द सोल्जर इज़ हिज फेमस सोनेट। द सोल्जर जो है आपकी ये पोएम जो है ये एक सोनेट है। क्या है? फेमस सोनेट है। इन दिस सोनेट द पोएट टॉक्स अबाउट अ सोल्जर्स लाइफ। इस सोनेट में, ये जो सोनेट है द सोल्जर, इसमें पोएट किस बारे में बात करते हैं? तो टॉक्स अबाउट अ सोल्जर्स लाइफ। एक जो सैनिक का जीवन है
उसके बारे में रूपर्ट ब्रूक बात करते हैं। द पोएट वाज अ ग्रेट लवर ऑफ पीस। जो पोएट थे वो ग्रेट लवर थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे किस चीज़ से, तो पीस से, यानी कि शांति से। वो शांति प्रिय थे, भले ही वो सैनिक थे लेकिन फिर भी उनको शांति पसंद थी। एज वेल एज ऑफ हिज कंट्री इंग्लैंड। वो इतना ही प्यार अपने पीस से करते थे, शांति से करते थे, जितना कि वो अपने देश इंग्लैंड से करते थे। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो जितना प्यार एक सैनिक होते हुए अपने देश से करते थे, उतना ही प्यार वो शांति से भी करते थे, यानी शांति भी पसंद करते थे वो उतना ही ज़्यादा। द पोएट सेज दैट एन इंग्लिश सोल्जर फाइट्स इन अ फॉरेन फील्ड। पोएट कहते हैं कि ये जो इंग्लिश सोल्जर होते हैं, यानी कि इंग्लैंड का सोल्जर, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहा जाता है, इंग्लिश लोग, इंग्लिश से पोएट, इंग्लिश सोल्जर। तो इसी तरह से कहते हैं कि इंग्लिश सोल्जर्स जो होते हैं वो फाइट्स इन अ फॉरेन फील्ड फॉर हिज कंट्री इंग्लैंड। वो फॉरेन फील्ड पे अपना ये करते हैं, लड़ाई करते हैं। क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो वर्ल्ड वार हुआ तो वो जहाँ जहाँ लोग थे वहाँ तो एक जगह पे नहीं हुआ, आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ, अलग अलग देशों में जाकर, दूसरे देशों के युद्ध के मैदान में जाकर हमें युद्ध करना होता है। तो यही कहते हैं कि ये जो फॉरेन फील्ड है, यानी कि दूसरे देश पे जो जाके हम युद्ध करते हैं, वहाँ हम किसके लिए लड़ते हैं, तो अपने देश इंग्लैंड के लिए लड़ते हैं। आगे देखिएगा इसमें कितनी अच्छी बातें इन्होंने, पोएट ने कहा है कि अगर हम दूसरे देशों पे भी इंग्लैंड के लिए लड़ते हैं तो क्या होता है, तो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि फॉरेन फील्ड फॉर हिज कंट्री इंग्लैंड, फॉरेन फील्ड में ये अपने देश के लिए ही लड़ते हैं। ही स्पीक्स अबाउट अ सोल्जर्स लव फॉर हिज मदरलैंड। ये बात करते हैं किसके बारे में बताते हैं, तो अबाउट अ सोल्जर्स लव, एक जो सैनिक होता है उसका प्यार किसके लिए, तो अपनी मातृभूमि के लिए। एक सैनिक का प्यार किसके लिए होता है, उसकी मातृभूमि के लिए होता है, उसके देश के लिए होता है, उससे बढ़ के उसके लिए कोई भी नहीं होता है। फॉर अ सोल्जर हिज मदरलैंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। एक सैनिक के लिए उसकी मदरलैंड जो होती है, उसकी जो मातृभूमि होती है, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ से भी, एनीथिंग एल्स यानी किसी और भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होती है वो उसकी मदरलैंड होती है। आपको लैंग्वेज ईजी लग रहा है ये, आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा कि देखिए आपसे होता है या नहीं। और मुझे ये मतलब कह लीजिए पूरी तरह से विश्वास है कि आप लोग जब 1 से 2 बार इसे देखेंगे तो आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लेंगे। ही फाइट्स इन बैटल्स टू सेव हिज कंट्री। वो क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, इन बैटल्स में, युद्ध में, टू सेव हिज कंट्री, अपने देश की रक्षा के लिए ही। कोई भी सैनिक है, अब युद्ध क्यों करता है, उसका शौक तो नहीं होता है ना, वो अपनी देश की रक्षा के लिए करता है। हमारी भारतीय सेना भी है, वो बॉर्डर पे दिन रात खड़े रहते हैं, इतनी सर्द में भी, सियाचिन पे। तो क्या होता है, तो वो अपने देश की रक्षा के लिए ही करते हैं, उसके अंदर वो जज्बा होता है। तो वही बातें इसमें भी कही गई है कि ही फाइट्स इन अ बैटल्स टू सेव हिज कंट्री। असल में ये जो द सोल्जर पोएम है, इसे आप इमेजिन पे लिख सकते हैं, अपने इमोशंस से लिख सकते हैं। क्योंकि आपने अपने आसपास भी देखा होगा एक सैनिक की हालत, उसकी सोच, उसकी दशाएं क्या है, उसकी फैमिली। तो एक तरह से कह लीजिए एक इमोशन है, अगर आप इसे फील करके लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा इसमें लिख सकते हैं। द पोएट सेज दैट, अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। द पोएट सेज दैट इफ़ ही डाइज इन अ फॉरेन फील्ड, अभी जहाँ मैं आपको बता रही थी कि ये कहते हैं कि सोल्जर जो है वो फॉरेन फील्ड पे अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो द पोएट सेज दैट, फिर से ये कहते हैं कि इफ़ ही डाइज इन अ फॉरेन फील्ड, अगर ये विदेश में, अगर ये विदेश में मर जाते हैं, यानी कि दूसरे के देशों में युद्ध करते करते फॉरेन फील्ड पे मर जाते हैं, तो ही विल बी वरीड देयर, वो क्या होते हैं, तो वहीं दफना दिया जाता है। अब आपको पता है कि सब उतना ज़्यादा जो डेड बॉडीज़ होती हैं एक युद्ध में, जितने सोल्जर शहीद होते हैं, तो उन सबको उनके देश भेजना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनकी पहचान होनी भी मुश्किल होती है। तो जहाँ पे युद्ध का मैदान होता है वहीं पे उन सबको दफना दिया जाता है। तो वही ये कहते हैं कि अगर मैं फॉरेन की फील्ड पे मरूंगा तो मुझे वहीं दफना दिया जाएगा। दैट पीस ऑफ लैंड विल बी इंग्लैंड, और जहाँ मुझे दफनाया जाएगा, जहाँ, समझिएगा इस बात को, जहाँ इनको दफनाया जाएगा, दैट पीस ऑफ लैंड, वो जगह क्या हो जाएगा, तो विल बी इंग्लैंड, वो जगह भी इंग्लैंड ही हो जाएगा। फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए वो जगह इंग्लैंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनको दफनाया गया, एक देशभक्त को दफनाया गया, एक सैनिक को दफनाया गया है, और इनका रोम रोम जो है क्या कहता है, तो अपने देश का ही नाम लेता है। यहाँ हिज बॉडी कर लेंगे आप लोग, क्या चाहिए, हिज बॉडी टर्न्स इनटू डस्ट, इनका जो शरीर है वो किस चीज़ में बदल जाता है, तो धूल में, मिट्टी में। दफनाने के कुछ दिन बाद तो इनका शरीर धूल मिट्टी में ही बदल जाएगा ना।
तो इंग्लैंड बोर दिस डस्ट, इंग्लैंड ने जो है इस डस्ट को जन्म दिया, यानी कि इनके जो शरीर को है किसने जन्म दिया, इंग्लैंड ने जन्म दिया। तो यानी कि धूल जो है वो क्या बन जाएगा, इंग्लैंड बन जाएगा। वो जगह क्या बन जाएगा जहाँ ये धूल जाएगा, तो वो इंग्लैंड बन जाएगा। डस्ट एंड हिज बॉडी इज़ फॉर्म्ड बाय हिज मदरलैंड, क्योंकि इनकी जो शरीर है, इनका जो बॉडी है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो इनकी मदरलैंड के द्वारा, यानी कि इंग्लैंड के द्वारा, इनके देश के द्वारा बनाया गया। इसीलिए इनका जो शरीर मिट्टी बन जाएगा तो वो जगह भी इंग्लैंड ही कहलाएगा। सो ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यही वजह है, यही कारण है कि ये मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं मरने के बाद भी हमेशा अपने देश के नाम से ही जाना जाऊँगा। द पोएम गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, ये जो पोएम है ये हमें क्या देता है, तो स्ट्रॉन्ग सेंस देता है। इसमें एक ही सेंस निकल कर आता है, देशभक्ति का सेंस, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो द पोएम गिव्स अस ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ किस चीज़ का, तो पेट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो द सोल्जर पोएम है इसमें किस चीज़ का सेंस है, किस चीज़ की फीलिंग्स है, तो पेट्रियोटिज्म की। ही इज़ प्राउड ऑफ हैविंग बीन बोर देयर, ये गर्व करते हैं कि मैं इंग्लैंड में जन्म लिया, मैं ऐसे जगह में जन्म लिया हूँ। आफ्टर डेथ हिज हार्ट बिकम्स ए पार्ट ऑफ ग्रेट पावर, मृत्यु के बाद, डेथ के बाद इनका जो हार्ट है बिकम्स ए पार्ट ऑफ ग्रेट पावर, जो महान शक्ति है उस महान शक्ति का, एक बड़ी शक्ति का, यहाँ पे ग्रेट का यूज बड़ी शब्द के लिए यूज होगा, महान के लिए नहीं। ग्रेट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। तो ये जो विशाल शक्ति है इनका, ये जो हार्ट है वो उस विशाल शक्ति का एक पार्ट बन जाएगा। दैट गवर्न्स द यूनिवर्स, जो कि पूरे यूनिवर्स पे राज करेगा। ये ऐसा इनका सोचना है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा जो हृदय है वो क्या हो है, तो एक विशाल शक्ति का पार्ट बन जाएगा जो कि पूरे यूनिवर्स पे राज करेगा। ही इज़ द नेशन, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे एक एम्फेसाइज किया गया है, जोर डाल के कहा गया है ही इज़ द नेशन। यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, ही इज़ फॉर नेशन, कॉमा डाल के, ही इज़ द नेशन, ही इज़ फॉर नेशन इवन आफ्टर हिज डेथ, ये राष्ट्र हैं, राष्ट्र रहेंगे, यानी कि राष्ट्र के लिए रहेंगे, इवन यहाँ तक कि आफ्टर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के बाद भी ये राष्ट्र के लिए समर्पित रहेंगे, राष्ट्र के लिए ये जाने जाएंगे अपने राष्ट्र के नाम से, अब इनके डेथ के बाद भी, ऐसा इनका सोचना है। दस दिस पोएम सोज अ डीप लव ऑफ अ सोल्जर फॉर हिज मदरलैंड, इस प्रकार से ये जो पोएम है क्या दर्शाता है, ये आपका कंक्लूजन यहाँ से हो गया। कंक्लूजन लिखना भी बहुत मस्ट है। दस दिस पोएम सोज अ डीप लव ऑफ अ सोल्जर फॉर हिज मदरलैंड, और इस पोएम में जो है क्या दिखाया गया है, तो एक सोल्जर का बहुत गहरा प्रेम दिखाया गया है अपने मदरलैंड के लिए, एक पेट्रियोटिज्म की भावना दिखाई गई है अपने मदरलैंड के लिए। तो ये आपका समरी कंप्लीट हो गया है, द सोल्जर। आप इसको इस तरह से लिख के आएँ, आपको इतने ही लैंग्वेज में, इतनी ही लाइन में लिखनी है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना, यानी 1.5 पेज, 1.5 पेज पे आपको अपनी समरी जो है कंप्लीट करना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन डालना है। स्टार्टिंग में जैसे जैसे मैं आपको बताई हूँ, सबसे पहले किसने कंपोज किया है, उसके बाद लेखक के परिचय के बारे में, उसके बाद इसमें स्टोरी में है आखिर क्या इस पोएम में, फिर उसके बाद बॉडी को लिखते हैं, उसके बाद एट लास्ट में हम लोग कंक्लूजन को लिखते हैं। तो ऐसा अगर आप लिखते हैं तो ये आपका एक, कह लीजिए तो एक ब्यूटीफुल कंप्लीट एक समरी बन के रेडी होता है, जिसमें कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ 1 से 2 बार देख लेनी है, पढ़ लेनी है, समझ लेना है, और मैं आगे की और सारी वीडियो में आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और हाँ, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।